Hello everyone, welcome back to IGNOU Exams. Guys, again I'm back with another video एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स आने में बहुत कम टाइम बचा है। प्लीज़ अच्छे से इफ़ेक्टिव स्टडी करिए क्योंकि फाइनल ईयर है और इसमें आपकी जो मार्कशीट है ना वो इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। तो अगर आपको आगे भी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है और आप चाहते हैं कि आपकी जो मार्कशीट है वो थोड़ी अच्छी दिखे, आप कल को अपने बच्चों को बता पाएँ कि हाँ आपने इतना स्कोर किया था, ओपन लर्निंग से भी आप इतना अच्छा पढ़े थे, तो उसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं करी है तो टाइम आ चुका है जब आप सबको पढ़ना है। सो फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले, क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कहाँ से कितना पढ़ना है और कितना आपको रहने देना है एग्ज़ाम के लिए अभी बेसिस पे। सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। आज मैं आपको इसकी यूनिट 11 करवाऊँगी, यूनिट 11 करवाऊँगी। ब्लॉक सिंगल ब्लॉक है जिसमें आपके पास में इतनी सारी यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स गिवन है और आज हम करेंगे यूनिट 11 जेंडर एंड एनवायरनमेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 2 चेक योर प्रोग्रेस का, और चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन नंबर 1 इको फेमिनिज्म मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी, इस वजह से मुझे इस आंसर को दूसरे पार्ट में कवर करना पड़ा। नाउ गाइस चेक योर प्रोग्रेस से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे वेट अ मिनट। नाउ चेक योर प्रोग्रेस, देखिए ये तो फर्स्ट था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इको फेमिनिज्म, क्या होता है, इसका आंसर मैंने इन पॉइंट्स पे है और प्लस ये नोट्स भी हैं जो मैंने समझाने में यूज़ करे थे। आप वीडियो देख सकते हैं, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा इको फेमिनिज्म पे। इसके बाद में बात करते हैं फिलअप्स की। फिलअप्स में देखिए यहाँ पे आपको ना डी तक कुछ फिलअप्स हैं, ई तक कुछ फिलअप्स हैं और आंसर्स भी फिल कर दिए हैं मैंने। आप यहाँ से देखिए सबसे पहला फिलअप क्या कहता है, वाइल सेक्स इज़ अ डैश डिराइव्ड आइडेंटिटी। सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल डिराइव्ड है, मतलब कि ये आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेक्स एक बायोलॉजिकल डिराइव्ड आइडेंटिटी है बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। जेंडर रेफर्स टू, जो जेंडर है, अगर सेक्स बायोलॉजिकल डिराइव्ड यूनिट है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे डिपेंड करती है तो जेंडर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है बिटवीन मेन एंड वीमेन। तो आंसर्स भी मैं साथ के साथ बोलती जा रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है ना वो इतना प्यारा है कि वो लोग आपसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करवाते, आपको आंसर्स इसमें भी मिल जाएंगे। नाउ सेकेंड वन इज, इन Kerala, land reforms have contributed to light burden of work on women beside a rich natural vegetations cover। कौन से कहाँ की बात करी गई है, ये केरला की, जो कि साउथ की एक स्टेट है। यहाँ पे बात करी गई है कि जो लाइट बर्डन ऑफ वर्क है विमेंस के ऊपर आए, रिच नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कि आपको यहाँ पे जो ये यूनिट है ना, ये इको फेमिनिज्म और जो इन्वायरमेंट है, इसमें सारा सब कुछ आपको इन्वायरमेंट और नेचर से रिलेट करा हुआ है और मोस्टली चीज़ें किससे हैं, विमेन से रिलेट करी हुई हैं। क्यों, क्योंकि विमेंस के ऊपर ना डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी प्रेशर होता है और हाउस होल्ड वर्क्स उन्हीं को करने होते हैं, तो इसलिए उनको इस चीज़ की वैल्यू काफ़ी हद तक पता होती है। नाउ ऑलमोस्ट ईच रूरल household has access to few dozens coconut trees at very least, making it much easier to meet fuel requirement। मतलब कि जैसे आपको पता है जो फ्यूल है कंबशन में, मतलब अगर आपको खाना बनाना है तो आपको वुड की ज़रूरत है। अगर आप चूल्हे वगैरह पे बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वुड चाहिए। अब जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, तो वहाँ पे जैसे भी जिस चीज़ की भी डिमांड ज़्यादा होगी या जिस टाइप की भी ट्रीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, आप उसी को एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे। यहाँ केरला की बात है तो यहाँ पे जो डजन ऑफ कोकोनट ट्रीज हैं उनका यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एनवायरनमेंट हैज़ बीन कंसेप्चुअलाइज्ड मेनली इन आइडियोलॉजिकल टर्म्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ। जो रिलेशनशिप बिटवीन है, रिलेशनशिप है जेंडर और एनवायरनमेंट में, वो आइडियोलॉजिकल टर्म्स में कौन सी अम्ब्रेला के नीचे आता है, इको फेमिनिज्म, और स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट। वेस्ट की बात थी और ये कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी बात ज़्यादा होती है। आइडियोलॉजिकल और मटेरियल दो डिफरेंट जेंडर पर्सपेक्टिव होते हैं इको फेमिनिज्म में, जिसको मैंने बहुत डिटेल में इसके फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने आपको ये चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन 1 करवाया था। नाउ
Second one is some ecofeminists like Ariel K. Shelley draw linkage between women and nature by based them on biology. She grounds even women's consciousness in biology and nature. Women's की consciousness के ऊपर बात करिए कि कितना वो सतर्क हैं, कितना वो जागरूक है, कितना वो कंसर्न रहती हैं नेचर और इन्वायरमेंट के लिए. According to her, women's monthly fertility cycle, trying symbiosis of pregnancies, verge of childbirth, and pleasure of suckling in an infant, these things already ground women's consciousness in knowledge of being with nature. मतलब कि यहाँ पे women का relation बता रखा है nature के साथ में. और जो women's में जो stages आते हैं, जो भी time के साथ में उनमें stages आते हैं, like उनकी जो monthly fertility cycle होती है, जिसको menstruations या फिर periodic cycle जो होती है, या फिर pregnancy stage, इन सब की भी बात यहाँ पे की गई है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है, लास्ट जो फिलअप है, वंदना शिवा. ये बहुत ही मतलब सपोर्टिव और एक्टिव थिंकर हैं या फिर हिस्टोरियन है इकोफेमिनिज्म में. पुट्स फॉरवर्ड एन इंडियन इमेजिनेशन ऑफ नेचर और ट्रेडिशनल इंडियन कॉस्मोलॉजिकल व्यूज एज अ प्रकृति एज एक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी. प्रकृति मतलब नेचर को हिंदी में प्रकृति बोला जाता है, एंड डाइवर्सिटी एंड एन एक्सप्रेशंस ऑफ शक्ति, द फेमिनी एंड creative principles of the cosmos, which is in the conjunction with masculine principles. पुरुष creates the world. मतलब पुरुष जो होते हैं उनको फीमेल को मेल को क्या कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है. तो ये कुछ फिलअप्स है आपके पास में, तो आप इससे रिलेटेड पूछेंगे आपसे पॉइंट्स. वैसे तो फिलअप्स आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन स्टिल इसमें गिवन है. चेक योर प्रोग्रेस में तो कुछ भी नहीं पता कि पेपर में क्या चीज़ आ जाए. आप हर तरीके से प्रिपेयर रहिए, आपका एग्ज़ाम है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और प्लीज़ सीरियसली लीजिए क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं. और इसके बाद में फिर आप जो भी करेंगे, मोस्टली लोग तो आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं भी अगर आप स्टडी को कंटिन्यू करेंगे तो ये चीज़ आपकी एकदम लास्ट है, तो इसको थोड़ा मेमोरेबल और अच्छा और अच्छी मार्कशीट बनाइए. ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ में. थैंक यू सो मच गाइज़.